नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पर्यावरण के बारे में कर रहे हैं। तो इस जो चैप्टर है इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा से अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, जो कि है 7895860757। कोई भी विषय के संबंध में कुछ भी आपको पूछना हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, दोबारा से सुनना हो, तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। हमको इसमें मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपको दोबारा से जो वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा उसके बारे में आपको समझाते हुए एक नया वीडियो फिर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग किसी भी जो आपके दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ उठा सके, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 8 पढ़ रहे हैं, समकालिक आर्थिक समस्याएं। इसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 23 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है पर्यावरण तथा धारणीय विकास। तो इसमें पर्यावरण के बारे में तो हमने बात पिछले वीडियो में की थी। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पर्यावरण की परिभाषा और महत्व के बारे में जाना था। पर्यावरण संबंधी समस्याएं हमने शुरू की थी, जिसमें कि हमने प्रदूषण पढ़ लिया था, ठीक है ना। प्रदूषण के अंतर्गत भी हम 3 प्रकार के प्रदूषण हमने देखे थे, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे निम्नीकरण और संसाधनों के क्षय की। तो सबसे पहले बात करेंगे निम्नीकरण की, यानी कि डिग्रेडेशन की, ठीक है ना। तो भूमि निम्नीकरण के अंतर्गत हम 2 प्रकार के निम्नीकरण की बात करेंगे। एक तो होगा भूमि का निम्नीकरण और दूसरा होगा आवासीय निम्नीकरण, ठीक है ना। तो जो भूमि का निम्नीकरण है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि ये जो भूमि है ये बंजर भूमि आपको दिखाई दे रही है। इस पे कुछ भी आपको कहीं भी कोई फसल होती हुई नहीं दिख रही है, पूरा सूखा है, ठीक है ना। एकदम कोई भी वनस्पति इसमें उगती हुई नहीं दिख रही है, छोटी मोटी घास वास के अलावा। तो भूमि का निम्नीकरण क्या होता है? भूमि के निम्नीकरण से अभिप्राय है भूमि की गुणवत्ता, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी है, जिसके के कारण वो अनाज को पैदा करती है, उसमें अवांछनीय यानी कि जो कि जिसकी इच्छा ना की जाए, जो कि जरूरी ना हो, जो कि हम चाहते ना हो, अथवा हानिकारक या विघ्न उत्पन्न करने वाले परिवर्तनों से है। तो भूमि के निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि की गुणवत्ता में अवांछनीय अथवा हानिकारक या विघ्न उत्पन्न करने वाला परिवर्तन। पौधों और जंतुओं की प्रजातियों में परिवर्तन होता है, किसके कारण? भूमि के निम्नीकरण के कारण। तो भूमि के निम्नीकरण का प्रभाव है, ठीक है ना। भूमि के निम्नीकरण का जो प्रभाव पड़ता है वो पौधों और जंतुओं की प्रजाति में परिवर्तन से पड़ता है, ठीक है ना। भूमि की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में कमी आ जाती है भूमि के निम्नीकरण से। तो भूमि अपने प्राकृतिक पोषक पदार्थ, खनिज पदार्थ तथा जैविक पदार्थ, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं इंग्लिश में, वो खो देती है, ठीक है ना। भूमि जो अपने पोषक पदार्थ है जिनके कारण वो फसल पैदा कर पाती है, ठीक है ना। खनिज पदार्थ हैं जो उसके अंदर होते हैं, जो कि फसलों के लिए, विभिन्न वनस्पतियों के लिए जरूरी हैं, विभिन्न जंतुओं के लिए जरूरी हैं, तथा जैविक पदार्थ इन सबको खो देती हैं, जो स्थानीय जैव तंत्र के संतुलन को अस्त व्यस्त कर देता है, ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई अगर घास होनी बंद हो गई, ठीक है ना, तो घास पर जो प्राणी डिपेंड करते हैं, जो निर्भर करते हैं, उनका के सामने भी जीवन का संकट पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब भूमि के निम्नीकरण की वजह से होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये भी एक प्रकार से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े बुलडोजर ये कूड़े को भर रहे हैं, ये लैंडफिल है। ये पूरी जो भूमि है, इस कूड़े को, जो कचरा आप लोग निकालते हैं, उसको यहाँ पर भरा जा रहा है, इसको यहाँ पर लेवल किया जा रहा है। तो ये सारी भूमि इस कचरे की वजह से खराब हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी भूमि के निम्नीकरण की एक वजह है। तो भूमि के निम्नीकरण की और क्या कारण है? रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग खेती में रासायनिक जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो यूरिया वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनका इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं, और कीटनाशकों का यानी कि जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं, उनका इतना अधिक उपयोग करते हैं कि भूमि की अम्लीयता, खारापन तथा क्षारीयता में वृद्धि
हो जाती है और जैव पदार्थों में कमी आती है तथा जैविक प्रदूषकों, जहरीले पदार्थों तथा भारी धातुओं में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, तो ये सब जो है भूमि के निम्नीकरण के कारण है। ऐसे ही अत्यधिक सिंचाई और इसके बाद खेतों से पानी के निकास की असफलता के कारण भूमि में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देंगे आप और उसके बाद क्या हुआ, खेतों से पानी को निकलने की जगह नहीं मिल रही। ठीक है ना, उसके कारण भी भूमि में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है जंतुओं द्वारा खेतों में अत्यधिक चराई, जो भूमि की परत को कम कर देती है तथा भूमि कटाव के लिए उन्मुख करती है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा अगर जो खेत में अगर जंतु चढ़ जाएंगे तो वो जो भूमि की जो हरी एक परत है उसको कम कर देगा और भूमि के क्योंकि जब जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, ये भूमि को जोड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी में जब बारिश होगी तो भूमि का कटाव हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें भी मदद कर सकती है अगर वो लेयर ना बची। तो अत्यधिक चराई भी नुकसानदेह है। अब ये तो बात हुई कि भूमि का निम्नीकरण हो गया। भूमि के निम्नीकरण के प्रभाव क्या होंगे, उससे क्या बुरे प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले तो हो जाएगा कि भूमि की फसल उगाने की उत्पादन क्षमता में भारी कमी आ जाएगी। ठीक है ना, भूमि में आप जो फसल उगा पाते हैं उसकी जो भूमि की उत्पादन क्षमता है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी। जो भूजल है, भूजल का मतलब है ऐसा जल जो कि धरती के नीचे है। ठीक है ना, धरती के नीचे जो जल है उसको भूजल बोलते हैं। तो वो प्रदूषित हो जाएगा। आपने फर्टिलाइजर ऊपर खेत में डाले फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर क्या होंगे, बारिश में बारिश के पानी के साथ जमीन के अंदर समा जाएंगे। जमीन के अंदर समा जाएंगे, जो 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 नीचे पानी होगा जिसको कि आप हैंडपंप वगैरह से निकालते हैं बाहर, ये ट्यूबवेल से निकालते हैं, उसको वो प्रदूषित कर देगा। जो फर्टिलाइजर वगैरह है या जो और भी जो गंदे पदार्थ आप यूज करते हैं, ठीक है ना, तो प्रदूषित भूजल भी उसका एक प्रभाव है। पोषक पदार्थों, जैविक जहरीले पदार्थों तथा भारी धातु के स्तर में वृद्धि। ठीक है ना, इन सब में भी वृद्धि हो जाएगी। ये जो खतरनाक जो गलत चीजें हैं उनकी स्तर में वृद्धि हो जाएगी। भारी धातुओं की जो ऐसे मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स, उनके भी स्तर में वृद्धि होगी, जैसे शीशा वगैरह। ठीक, इसके साथ साथ एक एक जो प्रभाव रहेगा वो है भूमि की हरी परत भी समाप्त हो जाएगी। जो भूमि के ऊपर हरी परत है, ठीक है, जो घास वगैरह है या और वनस्पतियां हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी भूमि के कटाव के कारण। जंतु तथा पौधों की प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो जंतु मान लीजिए घास पे डिपेंड करते हैं, अगर घास खत्म हो गई, घास नहीं उग पा रही है, तो वो जंतु सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, उनकी जो प्रजातियां हैं वो भी लुप्त हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनकी प्रजातियां भी लुप्त हो सकती हैं। ठीक है, मरुभूमि में वृद्धि, ऐसी भूमि जिसमें कि कुछ नहीं हो सकता, जो मैंने पहले आपको फोटो दिखाया था, जो कि बिल्कुल ही बैरन है। ठीक है ना, बिल्कुल डेजर्ट टाइप का बन जाएगा, मरुस्थल टाइप का बन जाएगा, मरुभूमि में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर आप एक राज्य का उदाहरण देखेंगे तो पंजाब में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर कि लोग खेती कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो खेत है उसकी उर्वरा शक्ति को बिल्कुल खत्म कर दिया है। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इन सब का बहुत ज्यादा यूज करके वहां पर अब कुछ उत्पन्न ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मरुभूमि की तरह बन गए। अगला है, ये तो बात की हमने भूमि के निम्नीकरण की, तो अगली जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण। प्राकृतिक आवास से मतलब है प्रकृति में जिनका आवास है। ठीक है ना, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जैसे जीव जंतु हैं जो वहाँ प्रकृति में रहते हैं। जैसे आप जंगल में लोग जो जंगली जानवर हैं वो रहते हैं। ठीक है ना, अगर उनके आवास का निम्नीकरण हो जाए, उनका आवास खत्म होता चला जाए। ठीक है ना, आजकल हो क्या रहा है कि जंगल कट रहे हैं और जंगल की जगह गांव बन जा रहे हैं, फिर गांव जो है गांव की जगह शहर बन जा रहे हैं, कस्बे से डेवलप होके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक जो आवास है जीव जंतु के लिए और जो वनस्पतियों के लिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है ना, डाउनग्रेड हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जीवन के पोषण के लिए, प्राकृतिक जीवन के जिंदा रहने के लिए प्राकृतिक आवास की सामान्य कार्य प्रणाली अथवा गुणवत्ता में कमी आ जाती है।
ठीक है ना। तो इस प्रोसेस के कारण जो मानवीय गतिविधियां हैं, आदमी जो काम करता है उसके कारण जो प्रकृति में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके पोषण के लिए, जो उनको जिंदा रहने के लिए जो प्राकृतिक आवास चाहिए, उसकी जो सामान्य कार्य प्रणाली है, जिस प्रकार से वो रहते हैं ये और जिस क्वालिटी के साथ वो रहते हैं, वो सब में कमी आ जाती है। क्षेत्र की धारण क्षमता, मतलब वो कितनी चीजों को रख सकता है, वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को, अर्थात विशेष प्रजाति के जंतुओं और पौधों की संख्या जिनका वह क्षेत्र पोषण कर सकता है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र ही खुद में कम हो रहा है। ठीक है ना। जो जो एरिया है वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। ठीक है ना। जहाँ पहले बहुत बड़े भूभाग पे वन हुआ करता था, अब उसकी अपेक्षा में काफी कम भाग में वन बचा है। ठीक है ना। वन भी बचा है या फिर ऐसी जमीन जहाँ पर की हरियाली हो, ठीक है ना, वो भी कम होती जा रही है। तो विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या में इसकी वजह से कमी आ रही है। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला तथा जैव तंत्र में असंतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला आप समझते होंगे, जो जैसे घास है, घास को हिरन ने खाया, ठीक है ना। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। और शेर अगर मर जाता है तो उसको जो गिद्ध वगैरह है वो खाते हैं। ठीक है ना। तो एक ये क्या है, फूड चेन है। ठीक है ना, एक साइकिल है। ठीक है ना। एक जो जंतु है वो दूसरे पर डिपेंड करता है, एक जो जीवित चीज है वो दूसरी जीवित चीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, सरवाइव करने के लिए। तो ये जो प्राकृतिक आवास है इसके निम्नीकरण के क्या कारण है, ये कम कैसे होता जा रहा है? सबसे पहला है वन कटाई। कटाई जो मैंने बात की कि जंगल कट रहे हैं, तथा इमारती लकड़ी के लिए के उद्योगों के लिए लकड़ी का निष्कर्षण। ठीक है ना। तो जो इमारती लकड़ी के उद्योग हैं उनके लिए लकड़ी कहाँ से वो लोग जुटाते हैं? वन को काट के जुटाते हैं। ठीक है ना। वन्य भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण। ठीक है, ये भी एक वो है, कारण है। जो वन भूमि है वो कृषि भूमि में बदलती जा रही है, और कृषि भूमि क्या में बदलती जा रही है? उनमें शहर बन जा रहे हैं, कस्बे बन जा रहे हैं। प्राकृतिक आवासों का नगरों में विस्तार। ठीक है ना, शहर बन रहे हैं। भूमि का कटाव, जो भूमि निम्नीकरण में हमने पढ़ा, और बंजरीकरण, भूमि इस लायक बची नहीं रही है कि उसमें कुछ हो पाए। ठीक है ना। अगला है काटना अथवा काट कर जलाना जैसी कृषि विधियां। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उनको इसकी वजह से क्या होता है, जो जंगल हैं उनको जलाकर राख प्राकृतिक उर्वरक के रूप में प्रयोग कर फसल को उगाना। ठीक है ना। तो ऐसी कई सारी विधियां हैं खेती की। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, उसमें वनों को जलाकर उसकी राख बना लेते हैं, और जो राख है उसको प्राकृतिक उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। तो जिसमें वनों को जलाना पड़ता है, तो वो भी गलत है। वन जल जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, प्राकृतिक आवास उसकी वजह से भी कम होता है। ठीक है। अब हम अगली जब बात करते हैं, जब हमने भी देखा कि उसके क्या प्रभाव हैं, तो ये हरा भरा जो वो है जंगल है, वो ऐसे एक मरुस्थल टाइप के, जिसमें कि सब कुछ काट दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये कितना सुंदर था, और यहाँ पर कितने जीव जंतु रहते होंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है ना। जो जीव जंतु थे वो तो दिख ही नहीं रहे। ठीक है ना। साथ में जो प्राकृतिक जो चीजें थी वो भी खत्म हो गई। ठीक है। तो अब जो ये प्राकृतिक आवास है जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए, उसके जो निम्नीकरण है उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? ठीक है ना, क्या क्या उससे फर्क पड़ता है? तो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ तथा सूखा, फसल नष्ट होना, बीमारी फैलना तथा जल को अशुद्ध करने में क्षेत्र की भेद्यता में विपुलता से वृद्धि। ठीक है ना। तो इन सब चीजों में, जैसे जो जो गलत चीजें हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, फसलें नष्ट हो जा रही हैं, अलग अलग बीमारियां फैल जाती हैं। ठीक है ना। जल को अशुद्ध करने में क्षेत्र की भेद्यता में विपुलता की वृद्धि, मतलब जल अशुद्ध हो जा रहा है। ठीक है ना। तो ये सब प्राकृतिक आवास के निम्नीकरण के कारण हो रहा है। पिछले 50 वर्षों में पूरे विश्व में लगभग 40% कृषि भूमि का निम्नीकरण हुआ है। मतलब 50 सालों में जो विश्व है उसमें 40% जो कृषि भूमि है वो शहरों में बदल गई है। ठीक है ना। खेती के लिए जो जमीन थी वो कम हो गई है, 40% जमीन, समझ सकते हैं आप। अनेक बहुमूल्य जैव तंत्र
सेवाओं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर तथा कार्बन चक्र नष्ट हो गए, ठीक है ना। ये एक स्पेशल टाइप के चक्र होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन अपने बहुत सारे फॉर्म्स में, बहुत सारे रूप में बदलकर वापस चलती रहती है, ठीक है ना। वो चक्र भी टूट गया है। ऐसे ही फास्फोरस का भी चक्र होता है, सल्फर का होता है, कार्बन का होता है, ये सारे चक्र नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे विश्व स्तर पर जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो आप भी अपने बड़े बूढ़ों से सुनते होंगे कि आज से पहले का जो वातावरण था, पर्यावरण था, जलवायु थी, वो बहुत अधिक चेंज थी, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो काफ़ी जलवायु में परिवर्तन महसूस करते हैं जो पुराने लोग हैं वो, ठीक है ना। अगला है संसाधनों का क्षय। तो ये बात तो थी अभी तक निम्नीकरण की। हमने दो प्रकार के निम्नीकरण पढ़े, एक तो भूमि का निम्नीकरण और दूसरा प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण। अब हम बात करेंगे संसाधनों के क्षय की। संसाधन जो हम आपको पता है, जो अर्थशास्त्र हमने पढ़ना शुरू किया था, तो हम संसाधनों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग में लाना है, ये सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है। और संसाधनों के क्षय का मतलब है संसाधनों का खत्म होना, संसाधनों का समाप्त होना। तो एक ये जो संसाधन का क्षय है, ये एक आर्थिक शब्द है जिससे अभिप्राय किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में कच्चे माल की समाप्ति से है, ठीक है ना। तो कच्चा माल समाप्त होने का मतलब है जो संसाधन है उसका क्षय हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, डीके हो रहा है। अधिकतर कृषि, मछली पकड़ना तथा खनन के संदर्भ में इसको प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। जो शब्द है संसाधनों का क्षय, उसका कृषि, मछली पकड़ना और खनन के संदर्भ में उसका प्रयोग किया जाता है। आज की अर्थव्यवस्था जो हमारी जो आज की अर्थव्यवस्था है, वो मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों, मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब, खनिज पदार्थों जैसे कोयला, ठीक है, या लोहा, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब, तथा तेल, ठीक है ना, उस पर अधिक निर्भर है। समय के साथ इन संसाधनों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि इनकी आपूर्ति कम होती जा रही है और उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। जबकि अति शोषण के कारण आपूर्ति में कमी हो रही है। कोई किसी भी चीज की जो मूल्य है वो क्यों बढ़ता है? जब उसकी या तो मांग बढ़ जाए या फिर आपूर्ति कम हो जाए, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी कारण रहेगा तो उसकी दाम बढ़ते जाएंगे। यहाँ दोनों ही चीजें हैं। यहाँ इन जो जो ये जीवाश्म ईंधन है, खनिज पदार्थ हैं, तेल हैं, इनकी मांग तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इनकी सप्लाई कम हो रही है। अनेक संसाधनों को जो हमारे जीवन में अति आवश्यक हैं को प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आपके जो संसाधन हैं उनको आप लोग उसको पा ही नहीं सकते, ठीक है ना। उनको प्राप्त करना ही बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। पिछले 100 से 150 वर्षों में अनेक प्राकृतिक संसाधनों के भंडार अत्यंत तेजी से घट रहे हैं, ठीक है ना। अतिशोषण के कारण, अतिशोषण मतलब बहुत अधिक मात्रा में दोहन कर लेना, बहुत अधिक मात्रा में निकाल लेना के कारण अनेक पर्यावरण संबंधी प्रभाव पड़ रहे हैं। भूमंडलीय उष्णता मतलब जो पूरी जो धरती है वो गर्म हो जा रही है, ठीक है ना, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। वायु, जल तथा भूमि का प्रदूषण, ठीक है ना। जैव विविधता का नष्ट होना, ठीक है ना। जीव जंतुओं, अनेक प्रकार की वनस्पतियों, इनका ये गायब हो गई, ठीक है ना, इनका नष्ट हो जाना, ये सब। इन समस्याओं को रोकने के लिए हमें संसाधनों के प्रयोग को सावधानी पूर्वक कर संसाधनों के क्षय के पर्यावरण संबंधी प्रभावों पर नियंत्रण करना चाहिए। मतलब हम लोग जिस प्रकार से जो बहुत सारे जो चीजें हैं उनको उपयोग में लाते हैं, उन संसाधनों को, उसमें हमको उसको सावधानी पूर्वक उपयोग में लाना चाहिए। उसको मॉनिटर करना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम ज्यादा कर दे रहे हैं, कहाँ कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और उससे हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसको भी हमको नियंत्रण करना चाहिए। विश्व में अनेक एजेंसियां हैं जो कि पूरे विश्व में सक्रिय रूप से पर्यावरण की सुरक्षा तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने से संबंधित अधिनियमों तथा नियमों को लागू करके संसाधनों के अतिशोषण को रोकने की वकालत करती हैं, ठीक है ना। जैसे वर्ल्ड वाइड फंड है, WWF जिसको बोलते हैं। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मतलब जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ये सारी जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, ये सक्रिय रूप से पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में जो
जरूरी कानून हैं उनको लागू करके संसाधनों के का जो अतिशोषण है उसको रोकने की वकालत करती हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है धारणीय विकास। ठीक है ना। धारणीय विकास का मतलब है कि इस प्रकार का विकास हम लोग करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीजें सुरक्षित रहें। ऐसा ना हो कि हम सारे संसाधनों को इतनी बेतरतीब तरीके से यूज करते चले जाएं कि सारे संसाधन अभी समाप्त कर लें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना बचे। ठीक है ना। तो बहुत प्लान के साथ जो विकास के लिए हम बात करते हैं वो है धारणीय विकास। तो धारणीय विकास का क्या मतलब है? इसका उद्देश्य जो है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, ताकि ना केवल वर्तमान मतलब अभी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। धारणीय विकास ऐसा विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक है ना। मतलब वो आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ अभी यूज कर लेना है, कुछ चीजें आपको अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे के जानी है। प्राकृतिक संसाधन हम में से प्रत्येक के लिए अति आवश्यक है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए आवश्यक है, वो सबके लिए आवश्यक है। और जो ये धारणीय विकास है वो एक दीर्घकालीन अवधारणा है। ये धीरे धीरे एक लंबी अवधि को ध्यान में रखकर की जाने वाली एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके की माध्यम से हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को छोड़कर जा सकते हैं। धारणीय विकास की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि हमें भावी पीढ़ी मतलब जो भविष्य के लोग हैं उनको जीवन के अधिकार से वंचित रखने का हमको कोई अधिकार नहीं है। उनके जीवन को चलाने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं वो उनको मिलनी चाहिए, हमको उनको देना हमारा फर्ज है। इस प्रकार का विकास है धारणीय विकास, जो इन दोनों में से किसी पहलू के साथ समझौता किए बिना अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। वो दोनों चीजों को ध्यान में रखता है, वो अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखता है और वो पर्यावरण की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। मतलब दोनों में बैलेंस बनाकर चलता है। अब हम बात करें कि हम धारणीय विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने बात तो कर ली बहुत बड़ी कि धारणीय विकास क्या होता है। ठीक है ना। कि हम अपने लिए भी ध्यान रखें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ध्यान रखें, लेकिन ये कर कैसे सकते हैं हम? ठीक है। शीघ्र और निर्णायक कार्रवाई करके हम इस संकट पर विजय पा सकते हैं। ठीक है ना। जो संकट हमारे सामने आ गया है संसाधनों के क्षय के कारण, उस संकट को हम कैसे पा सकते हैं, उस पर विजय हम शीघ्र और निर्णायक कार्रवाई करके इस संकट पर विजय पा सकते हैं। उन विधियों के कुछ उदाहरण जिनके द्वारा हम धारणीय विकास में योगदान दे सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो है संसाधन, पुनर्चक्रीकरण और कम करके। तो इसको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो वो होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है ना। तीन चीजें हैं ये, इन तीनों को अगर आप समझेंगे, ठीक है ना, तो रिड्यूस वाली बात तो कम करके वाली बात आ गई, कम आप यूज करें ऐसी चीजों को। ठीक है ना। रीयूज हो गया पुनर्चक्रीकरण। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है ना। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है ना। तो रिसाइकिल हो गया पुनर्चक्रीकरण और रीयूज है संसाधनों का। हम ऐसे संसाधनों का उपयोग करें जो कि रीयूजेबल है, जो कि दोबारा से जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो गैर नवीकरणीय संसाधन की बात हम जहां कर रहे हैं, तो हमको गैर नवीकरणीय संसाधनों के स्थानापन्न ढूंढना। गैर नवीकरणीय का मतलब है ऐसे जो कि नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है ना। मतलब जिनको कि अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो वो दोबारा से उत्पन्न नहीं हो सकते, वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनको अगर आप जला लेंगे तो फिर, क्योंकि धरती में ये निश्चित एक क्वांटिटी में है, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, एक सीमित है। ठीक है। तो ये सारे संसाधन कहलाते हैं गैर नवीकरणीय। इनके स्थानापन्न ढूंढना मतलब इनकी जगह पे इनके रिप्लेसमेंट ढूंढना, तथा नवीकरणीय संसाधनों का युक्ति संयुक्त प्रयोग करना, ये सब आता है संसाधनों में। ठीक है ना। तो नवीकरणीय संसाधन होते हैं जो कि रिन्यूएबल होते हैं, जो कि जैसे सूरज की रोशनी से आप लोगों ने आजकल देखा होगा बिजली बनती है, सोलर पावर जिसको बोलते हैं। तो सोलर पावर तो क्या है? ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, यह कभी खत्म नहीं होने की, कि जब तक सूरज है तब तक ये ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। तो इन संसाधनों का युक्ति संगत प्रयोग करना। ठीक है ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, ज्वार ऊर्जा तथा जैविक ईंधन का उपयोग
अब व्यापक तौर पर ऊर्जा के स्रोतों जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जिनका तीव्र गति से क्षय हो रहा है, जो जल्दी से खत्म हो रहे हैं, उनके स्थान पर बहुतायत में होने लगा है। अब आप देखते हैं अपने आस पड़ोस में, तो अब आपको सोलर, आप अगर गांव में रहते तो आपने देखा सोलर लाइट लगी होती है गांव में, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय संसाधन हैं जिनका की उपयोग गैर नवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर किया जा रहा है, ठीक है। अगली जो बात आती है जिसकी की मदद से हम धारणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं, वो है पुनर्चक्रीकरण, ठीक है ना, जिसको की बोलते हैं रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब है दोबारा प्रयोग करना या पुनः संसाधित करना। कागज बनाने के लिए हमें लकड़ी के गूदे की आवश्यकता होती है, जो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। ये आपको पता है, जो कागज है वो पेड़ों से बनता है। इसलिए प्रयोग किए कागज के पुनर्चक्रीकरण द्वारा हम पेड़ों को कटने से बचाने में योगदान दे सकते हैं। तो जो हमने यूज कर लिया कागज, उसको अगर हम रिसाइकिल कर दें तो उसकी मदद से हम दोबारा से कागज बना सकते हैं और इस प्रकार से हम पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। जल एक दुर्लभ संसाधन है, ठीक है, बहुत दुर्लभ संसाधन है। जो पानी आप पीते हैं, तब भी हम जल का न्यायोचित प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट उसको करते हैं। हम वर्षा जल को इकट्ठा करके वर्षा जल को पुनः प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा, आप उसको गड्ढे में, तालाब में, कहीं पे इकट्ठा करके आप उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है कम करके। तो कम प्रयोग करना अथवा अल्प व्यय करना भी जो धारणीय विकास है उसके लिए, उसको प्राप्त करने में एक अच्छा टूल हो सकता है, एक अच्छा उपाय हो सकता है। हमारा उपभोग हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक सीमित होना चाहिए। हमको बहुत ज्यादा उपभोग करने से बचना चाहिए, ठीक है ना। हमको नियंत्रित मात्रा में ही चीजों का उपयोग या उपभोग करना चाहिए। स्थानीय बाजार तक जाने के लिए वाहन के प्रयोग के स्थान पर हम पैदल जा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा आपको कहीं कुछ सामान लेने जाना तो आप साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर जगह बाइक ले जाएं। अथवा लिफ्ट द्वारा ऊपर जाने के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा अगर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, ऊंची बिल्डिंग में, तो आप लिफ्ट का उपयोग ना करके पैदल जाइए, ठीक है ना, सीढ़ी से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे संसाधनों को कम से कम उपयोग में लाना है जो कि गैर नवीकरणीय है। इनकी जो ऐसी चीजें हों जिनकी हमें आवश्यकता ना हो, उन पंखों तथा रोशनी के उपकरणों को हम बंद कर सकते हैं, मतलब बल्ब वगैरह को बंद कर सकते हैं। ये भी एक रिड्यूस वाली चीज हो गई, ठीक है ना। इसको भी आप उपयोग में ला सकते हैं और धारणीय विकास के लिए ये चीजें आवश्यक हैं। ये सारे जो कदम हैं ये आप अपने लेवल पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपके साथ फिर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, जो कि है 7895860757। इस विषय के संबंध में, इस पार्ट के संबंध में या किसी और विषय के संबंध में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप लोग हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और आप लोगों से फिर एक बार वही अनुरोध रहेगा लास्ट में कि आप लोग हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।